Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of Basic Electrical and Electronics of BS Technology program, Mechanical program. Okay, वसीम तो लास्ट टाइम का जो मैं पूछ रहा था मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। लास्ट टाइम हम कर रहे थे कैपेसिटर के ऊपर, हमने कैपेसिटर का पढ़ा था और उसकी न्यूमेरिकल कोडिंग के ऊपर एंड किया था कि कहाँ न्यूमेरिकल कोडिंग उसको किस तरीके से डिकोड किया जाता है। सो आई होप कि वो क्लियर हो गया होगा। उस अभी तक उसमें कोई क्यूरी हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हुई हो तो यकीनन पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप कि क्लियर होगा। सिंपल था, इसमें इतना टफ कोई चीज़ नहीं थी। इट्स जस्ट लाइक कि जिस तरह कलर कोडिंग होती है, मोरलेस कॉन्सेप्ट वही है और बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज इसमें लिखी हुई थी। अच्छा, कैपेसिटर्स में जब हम पढ़ रहे थे तो कैपेसिटर का एक जिस तरह रेजिस्टर्स में एक फिक्स रेजिस्टेंस होती है, फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस थी जो कि आप वेरी कर सकते हैं जबकि कंपोनेंट सर्किट में कनेक्टेड हो, उस टाइम भी आप उसको वेरी कर सकते हैं। जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जैसे कि हमारे घर में एक इलेक्ट्रिक फैन का रेगुलेटर होता है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। तो इसी तरीके से आप सर्किट में कहीं कहीं ऐसे सर्किट्स होते हैं जहाँ पे आपको वेरिएबल कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जिस तरह रेजिस्टेंस में एक वेरिएबिलिटी है, इस वेरिएबल उसको रेजिस्टर कह रहे हैं। सिमिलरली कैपेसिटर्स में भी वेरिएबल कैपेसिटर्स आते हैं जिन जो कि सर्किट में कनेक्टेड होते हैं, जो रन टाइम पे उनकी कैपेसिटेंस चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट एप्लीकेशंस में उनकी डिफरेंट जगहों पे जरूरत जहाँ जहाँ उस पे जरूरत होती है तो वो लगा दिया जाता है और उस सर्किट की उस हिसाब से एनालिसिस की जाती है, मगर इट्स अवेलेबल और हमारे पास ये ऑप्शन होता है। ठीक, और अच्छा, उसमें भी फिर बहुत सारे टाइप्स हैं, तो मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ आपको फेमिलाइज कर रहा हूँ कि ये कैपेसिटर है। अच्छा, एयर वेरिएबल ट्रिमर फॉर्म, ये भी एक फॉर्म है कैपेसिटर वेरिएबल का, ये आपके सामने लगा हुआ जो एक नॉब से होता है। अच्छा, इसी तरीके से वो जो आपके पास रेजिस्ट उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो रही है, उसकी भी डिफरेंट वैल्यूज के होते हैं और उस हिसाब से उनकी डिफरेंट साइज के वो कैपेसिटर्स होते हैं। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक जो कैपेसिटर वाला ऐसा है वो यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। अभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में हमने जो पढ़े थे उसमें अब जो है हमारा एक और जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट या कॉन्सेप्ट है वो है इंडक्टर। और वो एक्चुअली में है क्या चीज? एनी आइडिया वसीम? कुछ बेसिक आइडिया है इस चीज का कि है क्या चीज इंडक्टर? आई होप कि आपको आवाज आएगी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ लेक्चर और मैं ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, जो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो वो सुन सकते हैं बाद में। अच्छा, जिस तरीके से हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और वो कंपोनेंट जिसमें रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उसको हम रेजिस्टर करें, जो करंट की फ्लो को रोक रहे हैं। फिर हमने हमारे पास आया था कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या चीज है? वो जो आपके पास एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने का एक और आपके पास कंपोनेंट दैट्स कॉल्ड इंडक्टर। इंडक्टर क्या है? Inductor is a passive energy storage element that stores energy in the form of magnetic field. यहाँ पर चीज नोट करने की है कि वो आपके पास कैपेसिटर जो था वो भी एनर्जी स्टोर कर रहा था, मगर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कि उसमें आपके पास करंट जब फ्लो हो रहा था तो चार्ज उसमें एक प्लेट में अब चार्ज गैदर हो जाती थी और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आपके पास उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती थी और उसमें अपोजिट प्लेट एक होती थी जिसकी वजह से एक वहां पे एक एनर्जी या पोटेंशियल आपके पास एग्जिस्ट करता था और वो एक फॉर्म में एक हिसाब से एनर्जी स्टोर हो रही थी। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से नहीं हो रहा। यहाँ पर अब इसकी एक एनोलॉजी बताऊंगा आगे, उसमें आपको आई होप इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एनर्जी स्टोर हो रही है मगर इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? ठीक है, उसको हम देखते हैं।
Inductor characteristics is governed by the Faraday law. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटोफिलस से जो आपके पास वो जो वोल्टेज जनरेट होता है, जिसको हम फैराडे लॉ कहते हैं, उसके मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू डेल डी लैम्डा अपॉन डी टी। लैम्डा इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जिसका यूनिट है वेबर्स। ठीक है, अब ये मैग्नेटोफिलक जो कॉइल या वाइंडिंग्स के थ्रू होता है, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। अब क्या है, अभी मैं अगले में इसको क्लियर कर देता हूँ। इस स्लाइड में मैं दोबारा आऊँगा, पहले इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज़। इसकी एनालॉजी इस तरीके से है कि सपोज़ करें एक वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है? और वाटर के फ्लो को हमने एनालॉजी दी हुई थी जस्ट लाइक जिस तरह सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होता है। तो अब एक करंट वाटर फ्लो हो रहा होता है, तो उसमें एक आप फ्लाई व्हील रखते हैं। फ्लाई व्हील क्या है कि समझो कि एक रोटेटिंग बॉडी है, जो कि उसके इस तरीके से रखेंगे, एक उसका जो जहाँ पे पंख वगैरह है ना, वो पानी में आप उसको आधे पानी में डिप कर दें, वो क्या होगा कि पानी का जिस तरफ फ्लो होगा, तो ये जो है ना, वो उस तरफ ही रोटेट करना करेगा। इनिशियली ये पहले स्लो स्लो मूव होगा और फिर ऐसा-ऐसा थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो आपका जो जो भी पानी का फ्लो है, उस हिसाब से इसकी स्पीड एडजस्ट हो जाएगी, ठीक? मगर ऑल ऑफ सडन फ़ास्ट सपोज़ आप जो है उस पानी के बहाव को रिवर्स कर दें, ठीक है? तो क्या होगा? ये जो आपके पास फ्लाईव्हील जो पहले एक खा उस सेम सिंक्रोनाइज़ेशन स्पीड से चल रहा था, जितनी भी पानी की स्पीड थी, उस हिसाब से इसकी रोटेशन एक स्मूथ वे में चल रही थी। अब वो आपके पास एकदम जो है ना, वो उसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी, बल्कि पहले वो पानी को जी फ्लो को इनिशियली थोड़ा-सा उसमें रुकावट पैदा होती है और रुकावट पैदा होने के बाद क्या होगा कि उसके बाद पानी यहाँ पे थोड़ा गैदर हो जाएगा, फिर ऐसा-ऐसा वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। फिर वो अगेन थोड़ी देर बाद आपके पास क्या होगा, वो रिवर्स जो पानी की फ्लो में भी उसकी भी स्पीड वही हो जाएगी। तो ये जो आपने जब करंट की जो यहाँ पे पानी के फ्लो को रिवर्स किया, उस टाइम उसमें रुकावट आई, तो इसको हम कहेंगे ठीक है। तो जिस टाइम आपने पानी की डायरेक्शन को रिवर्स किया था, वो उस टाइम एक रुकावट आई पानी के फ्लो में ड्यू टू द इसकी जो ऑलरेडी एक मोमेंटम बना हुआ था और उसको मोमेंटम को पहले वो पॉजिटिव साइड पे जो मोमेंटम चला था उसको वो मूवमेंट को पहले सस्टेन कर रहा था। एक पानी के फ्लो जो एक तरफ जा रहा था उसको जो रिवर्स डायरेक्शन में जो फ्लो को रोक रहा था, तो उस वजह से एक पानी यहाँ पे गैदर हो रहा था, ठीक है। तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट जो है अगेन कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इंडक्टर। इंडक्टर्स में क्या होता है, जब करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है मिसाल तौर, तो उसमें एकदम आपका अगर जब रिवर्स डायरेक्शन होती है करंट की, तो वो जो इनिशियली करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, वो एकदम उसको फ्लो नहीं होने देता। तो उस वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड में वो एनर्जी स्टोर कर देता है। आई होप कि एक बात क्लियर हो गई। मसीह मेरी बात समझ में आ रही है? और यही सेम चीज़ ना यहाँ पर लिखी हुई है, जो स्लाइड में भी। सपोज़ अ टरबाइन इज़ हुक्ड अप टू अ फ्लाईव्हील एंड वाटर इज़ सप्लाइड टू द टरबाइन। The flywheel will start to move slowly. Eventually, the flywheel will move at the same rate as the current. ठीक है, जो भी पानी का बहाव उस हिसाब से करेगा। If the current alternates back and forth, मतलब आपके पास जो पानी का बहाव एकदम रिवर्स हो जाए, तो flywheel takes some time to build up to initial condition। मतलब जो उसको टाइम लगेगा कि जो रिवर्स डायरेक्शन करने के बाद जो रिवर्स में वो उसका जो भी फ्लो पानी के साथ सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब क्योंकि एसी करंट जो होता है आपका, जो एक है ना करंट 2 टाइप के, एक तो डीसी जिस तरह का हमारे पास बैटरी या सेल वगैरह होता है। दूसरा जिस तरह हमारे पास घरों में सप्लाई आ रही होती है, तो उसमें एसी करंट होता है, ठीक है? अब एसी करंट में क्योंकि आपके पास जो करंट का ना बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा होता है। एक उसको आइडियल ये वेव फॉर्म बन रही होती है, साइन वेव जिसको हम कहते हैं।
ठीक है? तो एक बैक एंड फोर्थ हो रहा था और यही इसी की वजह से वहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही होती है। बात क्लियर है? तो ये था इंडक्टर की एनालॉजी, मतलब जो आपने वो करंट की एनालॉजी हमने वाटर के साथ बनाई हुई थी, तो यहाँ पे एक एनालॉजी बनी हुई है इंडक्टर की। इंडक्टर का जो इक्वेशन है, जो वोल्टेज और करंट का जो आपस में इसका रिलेशन है, वो ये है। I of t is equal to 1 over L, L is for the यहाँ पर इंडिकेट करता है इंडक्टेंस और 0 to t V of t d of t, ठीक है, इंटीग्रेट ओवर दी जितना भी पोटेंशियल या वोल्टेज अप्लाई किया गया है उस कंडक्टर के अक्रॉस। मिसाल एक कंडक्टर है और उसके अक्रॉस आपने मिसाल लो 10 वोल्ट लगाए हुए हैं, तो उसमें करंट कितना होगा, तो उसका जो फॉर्मूला मेयर करने का वो ये है, I is equal to 1 over L इंटीग्रेट ओवर 0 to t v of d टाइम। अच्छा, यहाँ पे 0 to t का मतलब क्या है कि वो जो आपके पास जो वोल्टेज अप्लाई कितने टाइम के लिए अप्लाई किया हुआ है, मिसाल लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो उस हिसाब से उसके करंट का भी जो अलग-अलग बनेगा। क्योंकि रेट ऑफ चेंज है। ये हो गया, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और इसकी अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कुछ इस तरीके के आपके सामने ये बने हुए हैं कि इनिशियली मिसाल लो जैसे इंडक्टर को करंट वो वोल्टेज अप्लाई हुआ, ऐसा वो करंट उसका यहाँ तक पहुंचा, और फिर जब वो समझो कि सप्लाई बंद हो गई या करंट रिवर्स हो गया, तो उसका जो है ऐसा डाउन होता हुआ 0 की तरफ जा रहा है। तो ये है उसका इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसी तरीके से इंडक्टेंस की जो हमारे पास नॉर्मली बनती है वो है, मतलब जिसको हम कहते हैं कॉइल या डिफरेंट इसके नाम से, और कॉइल से बने किसी तरीके से मिसाल आप एक वायर कोई लें और उसको किसी लकड़ी में लें और उसको रोटेट करते रहें, जितने नंबर ऑफ टाइम्स उसमें बनेंगे वो आपका वो कॉइल वो बन जाएगा, इंडक्टर बन जाएगा। उसकी इंडक्टेंस के भी फिर डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट उसकी इंडक्टेंस होंगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो इंडक्टेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइल का जो है, मतलब आप जिस तरह के स्प्रिंग टाइप का जो बनाएं तो वो उसका अलग होगा, और जो मिसाल दो आप स्प्रिंग भले बनाएं, बहुत बड़ा स्प्रिंग बनाएं और उन दोनों की एंड्स आपस में मिला दें, तो उसका एक अलग बनेगा, उसकी इंडक्टेंस अलग बनेगी, उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। और डिफरेंट शेप्स में उसकी डिफरेंट बन जाती है, जिस तरह आपके सामने ये इंडक्टर्स है। अब ये देखो, ये सारे इंडक्टेंस है और इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से पूरी ठीक है। तो फिर हम ये देख रहे थे, तो इनकी इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है इंडक्टेंस का फॉर सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, एन नंबर ऑफ टर्न, पाई आर स्क्वायर, उसका रेडियस कितना है पाई, ठीक है, फॉर्मूला का है, और उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। और ये जो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट, ये सारे ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज फिक्स हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल में कितने हैं, उस हिसाब से उसकी इंडक्टेंस होगी, और लेंथ कितनी बनती है ऑफ वायर बीइंग यूज्ड, ठीक है, उन उस कॉइल में, और रेडियस ऑफ द कॉइल क्रॉस सेक्शन। ये सारे जो हैं आपके पास फॉर्मूले के थ्रू हम इनको निकाल सकते हैं, एक इंडक्टेंस। और ये डिफरेंट टाइप्स के इंडक्टेंस हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आपके पास आ रहा है, ये एंटीना कॉइल, ट्यूनिंग कॉइल एंड इस तरीके से आपके पास ये डिफरेंट इस फॉर्म में भी ये आते हैं। अच्छा, इसके डिफरेंट नाम से चोक्स, टॉरॉयडल कॉइल, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट्स में यूज होते हैं। अच्छा, इस जिस तरीके से आपको मैंने कहा ना कि आप सिंपल एक किसी कोई लकड़ी ले, उसके ऊपर एक कॉमन वायर ले, उसको घुमाते जाएं और नंबर ऑफ टर्न्स बनते जाएं, तो आपको मिसाल दो उससे जिस तरह स्प्रिंग होता है उसके मिडिल में कोई चीज भी नहीं होती, स्प्रिंग ब्लैंक होता है, तो उसको हम उसमें कोई भी कोर नहीं होती, तो उस वजह से उसको कहेंगे
कि वो जो नंबर ऑफ टाइम ना किसी और चीज़ के ऊपर नहीं बना हुआ, ब्लैंक एयर में बना हुआ, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं एयर कॉइल, ठीक है? जिस तरीके से यहाँ पे अगर नोट करें तो नंबर ऑफ ये जो टर्न्स लगे हुए हैं, ये किसी न किसी चीज़ पे लगे हुए हैं ना, तो ये है इसको कहते हैं कोर। ये जो नज़र आ रहा है इस डिवाइस में, उस कोर के ऊपर जो है पूरे नंबर ऑफ टर्न्स लगे हुए हैं, ये जो साइकिल्स बने हुए हैं वायर के। यहाँ पे अगर देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक हवा समझो कि ऐसे ही हवा में चूड़ियों टाइप का ना बनाया हुआ है। तो ये एयर कॉइल मतलब इसमें जो कोर है ना एयर कोर हो गई और इसमें किसी न किसी मटेरियल की कोई ना कोई मटेरियल होगा उसकी कोर होगी। इस वजह से जो इलेक्ट्रिकल सैंपल में आपके पास है, वो है एक एयर कोर फिर आयरन कोर, पावर्ड आयरन कोर, इस तरीके से वेरिएबल कोर या वेरिएबल इंडक्टेंस। तो ये जो है डिफरेंट सैंपल्स हैं ऑफ इंडक्टर्स विथ डिफरेंट कोर्स। क्लियर हो गया ये? ठीक है। तो हमने अभी तक के लेक्चर्स में इंडक्टेंस को देखा, इंडक्टर्स का एक क्विक रिव्यू किया, इंडक्टेंस क्या चीज़ है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटो फील्ड, और उसके जो डिफरेंट इंडक्टर्स के शेप वगैरह देखें और आपके पास उसके फार्मूला वोल्टेज और करंट का क्या है आपस में रिलेशन, उसको देखा। ठीक है। अब हमने अभी तक ना क्या किया है, सारे कंपोनेंट्स को स्टडी किया है, मतलब रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। अब अब जब इन कंपोनेंट्स को इस तरीके से जो आपस में मिलते कनेक्ट होते हैं और उन पे जब पोटेंशियल अप्लाई होता है और उससे करंट फ्लो होता है, तो कम जो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इस तरह हो कि उसमें से एक क्लोज लूप शेप बने, तो ऐसे चीज़ को हम कहते हैं सर्किट। मतलब देखो ना इंडिविजुअली कंपोनेंट तो इतने काम का नहीं है, मगर ये कंबाइनली जब आपस में काम करते हैं तो फिर इनके एक डिफरेंट हम इनसे अपना मकसद यहाँ अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उसको हम कहते हैं सर्किट। तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, तो इस तरह के इनके कंपोनेंट्स को आपस में जो कॉम्बिनेशन और लूप इस तरह के से बने कि वहां से क्लोज लूप बने, तो वो उसको हम कहेंगे सर्किट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो स्लाइड या नेक्स्ट स्टेप है, अब वो मूव हम कर रहे हैं सर्किट्स की तरफ। तो ठीक है। ठीक है, तो अब हम आए हैं closed loop of electrical components around which current can flow due to the potential या driven by the potential, it's called the electric circuit। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम देख रहे थे इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को समझा कि भाई क्या क्या चीज़ है, उसको वो कर चार्ज समझा, उससे करंट, फिर करंट इज ड्यू टू द पोटेंशियल, फिर वो ये हो गए बेसिक उसके कॉन्सेप्ट, फिर उसमें वोल्टेज करंट और ये समझा, फिर पावर हो गया, इनका आपस में सबका आपस में रिलेशन क्या है उसको देखा। फिर उससे एक हमारे पास लाया वोल्टेज और करंट का जो एक रिलेशन बताता है यूजिंग ओम्स लॉ, फिर रेजिस्टेंस समझा, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टर्स देखें, डिफरेंट टाइप्स के देखे, उनका बिहेवियर देखा, फिर कैपेसिटर देखा, फिर कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप्स और उसका बिहेवियर देखा, फिर इंडक्टर्स को समझा। ठीक है। अब सब कंपोनेंट्स को हम मिला के उसका एक सर्किट बना रहे हैं और उस पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, और उस वोल्टेज अप्लाई होने की वजह से हर कंपोनेंट से उस सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, एक सीक्वेंस बन गई होगी। ठीक है। अच्छा, अब जो सर्किट्स या कंपोनेंट जिस तरीके से मैंने हर एक इंडिविजुअली सर्किट जो कंपोनेंट का आपको एक सिंबल दिखाई, जिस तरीके से रेजिस्टेंस की एक सिंबल थी, करंट की सॉरी कैपेसिटेंस की एक सिंबल थी, इस तरीके से जो सर आपके पास इंडक्टर्स की एक सिंबल थी।
तो ये सारे जो सैम्पल्स क्यों इसलिए होते हैं कि क्योंकि रियल टाइम सर्किट बनाने से पहले पहले हम जब बुक में या उसके एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उस सर्किट को हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। इसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है? तो उस सर्किट डायग्राम को जो-जो कंपोनेंट जहाँ-जहाँ पे लगाना जिसका कनेक्शन जिस तरीके से लगना चाहिए रियल में, उसका सर्किट डायग्राम में हम उसको इस हिसाब से कनेक्ट करते हैं। तो एक सिंपल आपके सामने ठीक है, एक सिंपल रजिस्टर का सर्किट बनाया हुआ है, जिसको सर्किट डायग्राम कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, किसके साथ? एक रजिस्टर के साथ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम नोट करें तो एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब जो है ना, वो भी एक किस्म का रेजिस्टेंस होते हैं, जो पुराने बल्ब, अभी वाले एलईडी बल्ब नहीं, हर किसी की अपनी-अपनी प्रॉपर्टीज़ है। पर जो आपको मेन चीज़ नोट करने की है, वो ये है कि उस यहाँ पर हमने एक इंडिकेट कराया हुआ है कि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है? तो वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स को जो एक कनेक्ट करता है पूरे लूप में, उसको सर्किट कहते हैं। उस सर्किट का एक उस सर्किट को जब रिप्रेजेंट करते हैं या बना एनालिसिस के लिए, उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। और सिंपल सर्किट डायग्राम आपके सामने है, जिस तरीके से हम अ, एक सेल लगा हुआ है विथ बल्ब, वो तो उसके सामने। अच्छा, अब यहाँ पे मिसाल तो इसमें कितना पावर कंज्यूम होता है, इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका करंट कितना होगा। अब ये हो गया हमारा सर्किट एनालिसिस। अब ये लाज़मी नहीं है कि सिर्फ़ एक ही रेज़िस्टर मतलब आपके बल्ब लगा हुआ उसी के साथ सेल लगा हो। क्वाइट पॉसिबल आप जो है एक और इसमें बल्ब लगा दें, यहाँ पर 3 लगा दें, 4 लगा दें, या आप तो उसको हम तो इस तरीके से आपके पास जो है ना सर्किट या कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के डिफरेंट अप्रोचेस हैं। तो हमने चलते हैं उस पे। तो ये तो सिंपल था। अच्छा, ये तो सिंपल है केस हमेशा देखें रहे। ऐसे तरीके से आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स एक बहुत कम जो रियल टाइम के जो सर्किट्स जो एक्चुअल होते हैं, वो यूजुअली इतने सिंपल नहीं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। मगर उन सब में जो मेन रूल्स वगैरह लग रहे होते हैं, वो या इसके डायग्राम भी इस तरीके से करना है, ठीक है? सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई इन मोर कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि जो भी हम रूल्स पढ़ रहे हैं, जैसे ओम्स लॉ वगैरह है, ये सब में वो सेम ही लगेंगे अच्छी तरह। अच्छा, अब यहाँ बेमिसाल तौर एक सर्किट है, ये एक बना हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, 2 ये लगी हुई हैं, ये लगी हुई है। हाउ वी डील विथ दोज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड केसेस, या आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर करंट कितना होगा, एंड सो ऑन, ठीक है? तो उसके लिए फिर आपके पास तो बेसिक हमारे पास जो कनेक्शन नेचर है ना, वो उसमें हम जाते हैं। तो पहले कनेक्शन नेचर ये, उसको हम कहते हैं सीरीज। ये जो कंपोनेंट्स यहाँ आप हमने जो पढ़े हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर या कोई भी डिवाइस, हम इस तरीके से लगा दें एक साथ सीक्वेंस में लगा दें, इसको हम कहते हैं सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है? सीरीज में कनेक्टेड इस तरीके से जिस तरह एक चेन बनाते हैं हम, जिस तरह हम कोई एक रैली वगैरह में आपने नोट किया होगा, 10 बंदे खड़े हैं, हर कोई एक दूसरे के हाथ में लेके खड़ा हुआ, तो ये क्या है, एक चेन बनाते हैं। तो ये चेन टाइप के जो आपके पास कनेक्शन होते हैं कंपोनेंट्स के, उसको हम कहते हैं सीरीज में। मतलब इसका एक एंड इसमें कनेक्टेड है, इसका एक एंड इसमें, इसी तरीके से इसका जो 2 एंड है, एक एंड इसके साथ, एक एंड उसके साथ, एंड सो ऑन, ठीक है? इसको हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक है? और स्पेशली जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो, तो हर किसी की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है? और उस रेजिस्टेंस में से करंट कितना गुजर रहा होगा, और हर किसी को रेजिस्टेंस में कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। दैट्स द क्वेश्चन। मगर एक चीज ध्यान में रखें कि चार्ज कंजर्वेशन एक कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी टोटल चार्जेस होंगे वो हमेशा ओवरऑल लूप में
सेम होंगी या कंजर्व होंगी, बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। वो क्या है चीज, उसको हम अभी देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक नेचर, चेन में कनेक्टेड। दूसरा है कि हम उसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल क्या होता है कि बजाय इसके मिसाल तौर आप जिस तरह लेडर बनी होती है ना, एक घर में सीढ़ी सीढ़ी होगी या लेडर आपने कभी यकीनन देखी होगी, तो इसमें क्या होता है, दो डायरेक्ट इस तरीके से होंगे कि मिसाल तौर आपके जो जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी जो सिमिलर एंड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे। मिसाल तौर यूं कहूँ, अगर सारे बंदे हैं एक लाइन में आप खड़े करते हैं, उनके सबके जो है ना राइट हैंड सबके एक साइड होंगे और लेफ्ट हैंड सबके दूसरी साइड होंगे, तो जस्ट लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, तो इस तरीके से जब आपके पास लगी हुए हैं कंपोनेंट्स, उसको हम कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। अच्छा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ अगर पैरेलल में होगा तो सीरीज में नहीं होगा, सीरीज में होगा तो पैरेलल में। काम आपको दोनों में मिलेंगे, सीरीज भी होंगे पैरेलल भी होंगे, या ऐसे भी पॉसिबल है कि जो सीरीज में और पैरेलल दोनों एक कंबाइंड, उसको हम हाइब्रिड कनेक्शन कह लेते हैं। ठीक है, मगर हम इनको स्टडीज क्यों कर रहे हैं कि हम पहले इंडिविजुअली सीरीज में और पैरेलल में हम सीखेंगे कि सीरीज में वोल्टेज और करंट क्या होता है, उसको किस तरीके से फाइंड किया जाता है। फिर जब हम वो समझ जाएंगे तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, हम उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, when there is a junction in the inward and outward current to the junction are the same। अच्छा, किसी भी सर्किट में जो ओवरऑल, इसको हम कहते हैं जंक्शन, जहां पे समझो कि करंट जो इन्वर्ट हो रहा है और दूसरा आउट। इन्वर्ट का मतलब है कि उस पॉइंट पे जो करंट आ रहा है, अगर मिसाल तौर में ये इसको कह रहा हूँ, ये एक पॉइंट, एक जंक्शन है जहाँ पे एक या दो से ज्यादा से कनेक्शन लगे हुए हों, तो उस पॉइंट को हम कह रहे हैं जंक्शन जॉइंट। उस जॉइंट पे जो ओवरऑल करंट होगा ना, वो अगर उसका हम सम करें तो उसको हम जीरो कहेंगे। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ इसको यूं कहेंगे, जितना करंट मिसाल दो, तो इट मीन्स कि यहाँ पर इसको एक कहा जाता है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, ये भी हम देखते हैं। ये सर्किट्स में और भी डेप्थ में जाते हैं। तो ये इस पॉइंट का जो यहाँ पे जो इसका टोटल करंट है वो इन दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मगर ओवरऑल जो करंट होगा वो दोनों साइडों में बराबर, जितना इनवर्ड है उतना आउटवर्ड है। अच्छा, अब इसी चीज को यहाँ पे देखते हुए एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। सपोज करें आपके पास एक ये जंक्शन है, ये वाला। ठीक है, अब इस जंक्शन में I1, I2, I3 इंडिकेट किया हुआ है। I1 और I2 की वैल्यू बताई हुई है, बताओ I3 की कितनी होगी। ठीक है, I1 ये है, I2 ये है, इन दोनों की वैल्यू बताई हुई है। तो I1 किसके बराबर होगा, क्योंकि I1 जो है ना इनवर्ट है, जो कि डिवाइड हो रहा है दो करंट। इट मीन्स कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, और मुझे क्या निकालना है, I3। तो इट मीन्स के ये जो I2 है वो इक्वल के साइड चला जाएगा, तो वो बन जाएगा I1 माइनस I2। तो I1 कितना है, 2.5, और आपके पास I2 कितना है, 4। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 4 में जो 2.5 में से 4 जाएगा तो माइनस 1.5 आपके पास करंट आएगा। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी इस तरह, इस फॉर्म में। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ है। और नेगेटिव इंडिकेट करता है कि ये जो है ना करंट रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यूं आ रहा होगा। ठीक है, ये इंडिकेट करता है, मगर यहाँ पर इसी रूल के तहत हम सॉल्व करेंगे। अच्छा,
A 9-volt battery is connected in 3 ohm resistor, which is incorrect statement about the potential difference. हाँ, अब बताओ कि कौन सा होगा इसमें। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोगों के ऊपर, और जिसको नहीं समझ में आया तो मुझसे जरूर पूछेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसमें गलत है। अच्छा, रेजिस्टर्स आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सर्किट दैट डिटरमाइन करंट फ्लो। ठीक है, जिस तरह का रेजिस्टेंस को हम पहले ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ कर आए हैं, और रेजिस्टेंस के हिसाब से हम ओम्स लॉ को भी पढ़ कर आए हैं। अब जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्टेड हो और पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो करंट और वोल्टेज में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस चीज को हम देखते हैं। जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, जहाँ सर्किट में जब भी दो चीजें आपस में सीरीज में होती हैं, तो उन सब में जो करंट होता है वो हमेशा सेम होता है। मतलब जितना करंट इसमें है वही इसमें होगा, क्योंकि सीरीज में एक बड़ा फेमस समझो कि एक चीज याद हमेशा रख लें इसमें, वो कहता है कि सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है। ठीक है, तो इधर आप नोट करें कि सेम करंट लिखा हुआ है ना, सेम करंट है, जो R1 में वही R2 में है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अलग अलग होगा। तो फॉर सपोज करेंगे इसके पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 में, इसको हमने नाम दिया V1 इज इक्वल टू I R1। इसी तरीके से इसमें जो पोटेंशियल है उसको नाम दिया है V2 I R2। I दोनों में कॉमन है, इट मींस दोनों में सेम है। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो इन दोनों के अक्रॉस है, इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और उनके जो V1 और V2 का जो फॉर्मूले के तहत I1 R2 के हिसाब से हम रखेंगे, तो ये आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप पूरा बन जाएगा कि क्या होगा एक सर्किट के अक्रॉस, या एक सीरीज में क्या होगा। सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है, मगर हर कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग क्रिएट होता है। अच्छा, जब सीरीज में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हों, तो ओवरऑल उसको रेजिस्टेंस टोटल क्या बनेगी, उसको हम कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो उसका मालूम करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि हमेशा जब सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो उनकी टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए करेंगे, तो उसको हम कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस। वो हमेशा क्या होती है, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करता हूँ। आपके सामने दो रेजिस्टेंस है, इन दोनों को जब सीरीज में कनेक्टेड हो तो दोनों को आपस में ऐड कर दो तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। मैं इसको यूं लफ्जों में कहूँ कि मिसाल तौर आप मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, और दो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मालूम की आपने करके पहले आपने मिसाल तौर एक रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस इंडिविजुअली अलग मालूम की, फिर दूसरे की मालूम की, फिर दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके फिर दोनों के एक कंबाइन आप मल्टीमीटर से देख रहे हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। जब आप कंबाइनली करेंगे तो उस टाइम आपको पता चलेगा, तो इन दोनों की जो वैल्यू आप ऐड करेंगे वो ही कंबाइनली यहाँ पर आ रही होगी सीरीज में जब करेंगे। अच्छा, ये हो गई बात सीरीज में। और सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज की करंट सेम होता है, तो रेजिस्टेंस जो है आपस में ऐड हो जाती हैं। अब ये पॉइंट्स नोट करने की हैं कि सीरीज में आपके पास करंट सेम होता है और रेजिस्टेंस जो है ऐड होती हैं। फिर सवाल आपके जहन में एक और भी आ सकता है कि भाई आपने तो ये कहा था कि सर्किट्स जो है ना हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं या इनके कॉम्बिनेशन। सीरीज में तो चलो बात समझ में आ गई, तो फिर पैरेलल में क्या होगा? सवाल तो ठीक है, सवाल तो बनता है। ठीक है, तो ये बात एक क्लियर होगी। इससे एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये पता चले कि जब भी हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो हमेशा जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो इंडिविजुअली रेजिस्टेंस से ज्यादा ही आएगी, और ये बात समझ में भी आने वाली है। तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी एडेड, इट्स जस्ट लाइक कि मिसाल तौर आप किसी रास्ते से जा रहे हो और यहाँ रोड पे जा रहे हो और आपके पास ना एक कंटिन्यूसली क्या कहूँ कि जंपर के ऊपर जंपर आते जा रहे हो, तो वो क्या है, ओवरऑल ये सारी रेजिस्टेंस है, और वो जितने जंपर रोड के आगे लगे हुए जाएंगे वो आपके समझो कि उतनी रोड पे रुकावट ऐड होती जाएगी। सो इसका एक उन्होंने एक विजुअल व्यू दिखाया है इसमें आपको। अच्छा,
If two resistors are connected, so what is the total resistance? That's the main question. And what will be the current in individual resistors, and what will be the जो voltage in individual resistance. ठीक है, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, जब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं और पैरेलल में मैं जो चीज लगाता हूँ तो उन सब में पोटेंशियल जो वोल्टेज जिसको होता है ना वो सब में सेम होता है। मिसाल लो यहाँ में मैं बैटरी लगा दूं, कोई भी मिसाल और बैटरी लगा देता हूँ तो इसमें जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो इसमें होगा और वही इसमें होगा। फर्क कहाँ आएगा, इन दोनों में करंट अलग अलग होगा। सीरीज में क्या था, सीरीज में जो था आपके पास करंट सब रेजिस्टेंस में सेम था और हर रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था या वोल्टेज जो था वो उन दोनों का इंडिविजुअली अलग अलग था, वो उनकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, मगर जब पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में आपके बेशक इनकी रेजिस्टेंस एक दूसरे से चेंज हो, ये 1 के और ये 100 के हो, चेंज हो, मगर दोनों में पोटेंशियल सेम होगा। इनकी रेजिस्टेंस के हिसाब से इन दोनों में करंट जो है वो अलग अलग होगा। और हमने अभी जो जंक्शन रूल के तहत पढ़ा है, मिसाल लो ये जहाँ पे ये एक जंक्शन है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये कनेक्टेड है, तो जो भी टोटल करंट इसमें आ रहा है वो इन दो में डिवाइड होगा। अब उन दो में कैसे डिवाइड होगा, इनकी अपनी अपनी रेजिस्टेंस के तहत। ठीक है, अब वो कैसे मालूम करते हैं उसका एक अलग फार्मूला है, मगर अभी हम किस पे कंसर्न है कि ओवरऑल हमें मल्टीमीटर अगर मैं लगाऊं यहाँ पर तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस कितनी मिलेगी। जिस तरीके से मैंने सीरीज में कहा कि चलो ठीक है मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो दो जो रेजिस्टेंस जो दोनों की उनको ऐड करूंगा तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। मगर पैरेलल में क्या करना होगा, ऐड नहीं करना होगा, यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है हम ये देखें। ठीक है, इसका जो हम क्या कर रहे हैं, I इज इक्वल टू जिस तरीके से उस रूल के तहत I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और हर V इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक करंट किसके बराबर होता है, ये जो है V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से करंट जो बराबर किसके होता है V ओवर R। मतलब ये जो आप R यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है R, इसको मिटाओ, ये इक्वल के नीचे आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, तो I को रिप्लेस करते जाओ किसके, यहाँ पे V ओवर R1, यहाँ पे V सिंपल V रखा क्योंकि जो वोल्टेज दोनों में वोल्टेज सेम होगा तो तभी हम दोनों को कॉमन कर दिया, तो V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 किया तो हमारे पास ये क्या आया, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगी वो ये होगी, टोटल रेजिस्टेंस क्या, ये R1 ओवर R टोटल इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। ये हमारे पास तो पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंस लगे हुए हों तो उनका ये फार्मूला होगा। अच्छा, ये जो फार्मूला है ना वो दो रेजिस्टेंस तक लिमिटेड नहीं है, इट कंटिन्यूस गोज ऑन। मतलब आप 3 रेजिस्टर लगा दें तो प्लस 1 ओवर R3 लिख दें, 4 लगानी 4 हो तो प्लस 1 ओवर 4 कर दें, जो भी रेजिस्टेंस है जितनी भी आपस में कनेक्टेड है उनको आप जो है ऐड करते जाएं और फिर उसको सॉल्व करें तो आप आखिर में आपको R टोटल मिलेगा। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने की है वो ये है, टोटल रेजिस्टेंस जो है जो पैरेलल में वो हमेशा डिक्रीज होती है। मिसाल तौर, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से मिसाल तौर मैं आपको कहूँ कि ये 1K की मैंने जो है ना रेजिस्टेंस दो को आपस में पैरेलल में लगा दिया तो मुझे जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी ना वो 1K से ओवरऑल कम ही मिलेगी। हालांकि दोनों रेजिस्टेंस 1 1K की, मगर ओवरऑल मुझे इनसे कम ही मिलेगी। और वो जब दोनों रेजिस्टेंस सेम हो तो वो हमेशा हाफ हो जाती है। तो 1 1K की मैं दो लगाऊं तो यहाँ पे 5K की मुझे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, और प्रैक्टिकल सर्किट्स में हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत हेल्प करता है सर्किट एनालिसिस में। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो है दोनों के लिए वैलिड है, एसी और डीसी सर्किट्स के लिए। और पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। ठीक है, मिसाल तो जिस तरीके से रोड पे
3-4 लाइनें या 4 रोड आपस में कनेक्टेड हो एंड सो ऑन। आई होप कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ में होंगे। अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बात समझ में आ रही है, मतलब आप नोट कर सकते हैं, ये जो दो रेजिस्टेंस हैं ये आपस में पहले पैरेलल में है, और जो पैरेलल का जो भी आउटपुट है वो मैं अगर यहाँ पे मिसाल तौर पर जो भी आती है वैल्यू, वो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो बन जाएगा, ये तीनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब आपको आइडिया हो गया होगा हम सर्किट्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये कंबाइन दीज टू रेजिस्टेंस, दीज आर इन पैरेलल, और अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वन, एक 30 ओम की दूसरी 50 ओम की, तो 1/31 करेंगे तो क्या बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो पैरेलल में है उसकी वैल्यू कितनी है 18.75। इट मींस कि ये जो है ना 18.75 यहाँ सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है 8, तो 820 ये रेजिस्टेंस, फिर जो इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस आई है वो जो 18.75 हमने निकाला, और नीचे फिर ये रेजिस्टेंस कंबाइन किया, तो ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर कंबाइंड रेजिस्टेंस मिली वो है 58.75। आई होप के अब तो करंट तो सॉरी रेजिस्टेंस तो आप लोगों ने सर्किट के निकाल लिए होंगे। अब करंट कैसे निकालेंगे, जब टोटल सर्किट की मुझे रेजिस्टेंस पता चल गई, वोल्टेज दिया हुआ है, तो V = IR के हिसाब से टोटल करंट, मतलब जो यहाँ पर टोटल फ्लो हो रहा है इस जगह पे, जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा होगा एक्चुअल में यहाँ पर ही होगा ना, मिसाल हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, वो कितना है वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो मुझे करंट जो टोटल सर्किट में फ्लो हो रहा है वो है 0.17 टोटल सर्किट में फ्लो हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि करंट हमेशा हर कंपोनेंट में सेम होता है, तो इट मींस यही 0.17 इस कंपोनेंट में होगा, और वही जो इन दोनों को कंबाइनली जो आपके पास आया था यहाँ पर वो भी 0.17 होगा, इसमें भी 0.17 होगा, मगर पैरेलल अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तो आपके पास 0.17 ही करंट फ्लो हो रहा है इस जगह पे, मगर इस पॉइंट पे जाके ये जो 0.17 है ये इन दो, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है करंट जो है आपका डिवाइड हो जाता है, जो टोटल करंट आ रहा है ना 0.17 वो इसमें अलग होगा और इसमें अलग हो जाएगा। आई होप कि ये बात आप लोगों को यकीनन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। इफ एन एडिशनल रेजिस्टर इज एडेड इन सीरीज टू द सर्किट व्हाट हैपेंस टू द पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय R1। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा होता है। तो जितना जितना सर्किट में जो सीरीज में ऐड होते जाएंगे पावर डिसिपेशन भी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि इस ठीक है, तो पावर डिसिपेट हो रहा जाता है। इफ एन एडिशनल रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट हैपेंस टू द टोटल जो करंट, टोटल करंट को क्या होगा। अब ये लोग आपको खुद क्वेश्चन बताएंगे, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, इन दोनों में एक ही या सेम ही रहेगा। ठीक है, और क्या होना चाहिए। अच्छा, सीरीज और पैरेलल को अगर हम समराइज करें तो कुछ तरीके से बनेगा। करंट जो है सीरीज में सेम होता है, जो भी सीरीज में एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनमें सेम होता है। अच्छा, पैरेलल में करंट स्प्लिट अप हो जाता है, मतलब जो भी पैरेलल में इसमें अलग होगा इसमें अलग होगा, पैरेलल में करंट स्प्लिट अप हो जाता है। जो सीरीज में क्या होता है वोल्टेज जो है ना वो एड टू टोटल सर्किट वोल्टेज, मतलब जो इंडिविजुअली जो ये वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज
ये तीनों में डिवाइड हो जाता है एज पर देयर रेजिस्टेंस। करंट सेम होता है मगर तीनों का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मतलब अलग अलग होता है उनकी रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि इन तीनों का जो भी रेजिस्टेंस है और जो भी वोल्टेज है वो सम करेंगे तो टोटल ये वोल्टेज बनेगा। ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स हैं इस हिसाब से देखेंगे। रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होते हैं, टोटल निकालने के लिए हमेशा ऐड करते हैं, और यहाँ पर ऐड जो पैरेलल में किस तरीके से करते हैं वो मैंने फार्मूला बताया था, 1/R1 प्लस R2, 1/R2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। मगर ओवरऑल जो मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें टोटल रेजिस्टेंस हमेशा रिड्यूस आती है, क्योंकि वो फार्मूले के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके देखा। ठीक है, और इसमें पैरेलल में वोल्टेज का क्या सिनेरियो होता है कि पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो जो भी कंपोनेंट पैरेलल में जितने लगे होते हैं सेम होता है। और यही वजह है, मिसाल लो हमारे पास जो है ना, आप लोगों ने कभी नोट किया होगा घरों में सप्लाई, मिसाल लो जिस तरीके से 220 हमें के इलेक्ट्रिक यहाँ जो भी वापडा हमें दे रहा होता है, वही आप जो है ना कंपोनेंट्स लगाते हैं, जो जो भी कंपोनेंट लगाते हैं तो उन सब में 220 ही आ रहा था, क्योंकि एक्चुअली में हम वो पैरेलल कनेक्शन उस चीज का बना रहे होते हैं उस सर्किट के साथ। जो भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हमारा घर में आ रहा था उसके साथ हम पैरेलल कनेक्शन बनाते हैं, और यही वजह है कि 220 जो वोल्टेज है वो हर कंपोनेंट में जाता है। इवन आप मोबाइल का चार्जर लगा रहे हो या आप कोई आप फ्रिज चला रहे हो घर में, दोनों में जो है जो आपके पास वोल्टेज होगा वो उसके टर्मिनल में 220 या 230 जो भी सप्लाई हो रहा है, मगर जो उन दोनों को जो करंट रेटिंग है ना वो अलग होगी उन सर्किट की रेजिस्टेंस और बाकी कंपोनेंट्स उसके एनालिसिस के, जो भी उसके जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये आई होप के बाद सीरीज और पैरेलल स्पेशली रेजिस्टेंस के सेंस में आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब सीरीज में करंट सेम होता है मगर हर किसी में वोल्टेज जो है ना चेंज होता है, तो इसको हम कहते हैं इसका एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, उसमें हम वोल्टेज डिवाइडर से हमें ये फार्मूला वो है जिससे हमें एक इंडिविजुअली इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप, इसका वोल्टेज कितना है, इसका कितना है, हम मालूम कर सकते हैं। तो फार्मूला सिंपल है, कैसे, मिसाल दो ओवरऑल फार्मूला ओम्स लॉ का क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, हमने V इज इक्वल टू आई आर से हमने ये किया। तो अब टोटल इसमें हमने क्या किया, टोटल इसमें करंट तो सेम होगा मगर ये टोटल वोल्टेज डिवाइड होगा टोटल रेजिस्टेंस में। तो फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, आई इज इक्वल टू जो भी इसमें करंट है वो डिवाइड किससे होगा, वी ओवर आर टोटल। आर टोटल सीरीज में किस तरह बनता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही फार्मूला है आपके पास वोल्टेज डिवाइड मालूम करने का। क्या है, मिसाल अब मुझे इसका वोल्टेज चाहिए, इसका, तो इसका फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, V1 इज इक्वल टू आई R1। तो V इज इक्वल टू, ठीक है, V1 इज इक्वल टू आई किसके बराबर है, टोटल करंट, इसके बराबर V ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई इसके आई की वैल्यू हमने उससे रिप्लेस कर दी, और R1 जो है इसका अपना। तो ओवरऑल वोल्टेज का क्या बना, V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसको हम कहेंगे वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर का फायदा क्या है, इसको जो प्रैक्टिस में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि मिसाल दो मुझे इसकी मालूम करना है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से आप वोल्टेज डिवाइडर से कर सकते हैं। जिसका भी वोल्टेज मालूम करना है उसकी रेजिस्टेंस उठाओ, मिसाल दो इसकी रेजिस्टेंस R2 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, मिसाल दो टोटल वोल्टेज यहाँ पर V है, डिवाइडेड बाय जितनी भी सीरीज में रेजिस्टेंस लगी हुई है ना वो, ठीक है, उनको आपस में ऐड कर दो, सिंपल तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर
V3 का मुझे चाहिए टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय R3, क्योंकि मुझे इसी की पे ही वोल्टेज चाहिए ना। R3 डिवाइडेड बाय तीनों रेजिस्टेंस को मैं ऐड कर दूंगा। और यही कॉन्सेप्ट जो है इसको हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, वोल्टेज क्या हो रहा है, एक्चुअली में डिवाइड हो रहा है, जो टोटल वोल्टेज है वो इन तीनों में डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट जो है आपके पास सिर्फ ये 2 या 3 रेजिस्टेंस के लिए नहीं है, ये 3 के लिए, 4 के लिए, जो जितनी भी कनेक्टेड है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मिसाल लो 2 रेजिस्टेंस लगे हों तो इसमें और भी आपको ईजी हो सकता है कि किस तरीके से आप उसको मालूम कर सकते हैं। मिसाल लो R1 R2 है, R1 R2 हो गया और मुझे R2 का वोल्टेज ड्रॉप मालूम करना है, तो सिंपली टोटल वोल्टेज को मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इसको हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। और ये कब यूज हम कर रहे हैं, जब वोल्टेज सीरीज में कनेक्टेड है। पैरेलल में तो हमने खुद ही देख लिया था ना, करंट जो है और वोल्टेज जो है सब में सेम होता है पैरेलल में, जो भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। तो कम वोल्टेज डिफरेंट कहाँ पे होता है, जब सीरीज में होता है। तो इस वजह से ये रूल भी वोल्टेज डिवाइड का सीरीज में लगता है। ठीक है, तो एक इसकी प्रैक्टिस है, इसका वोल्टेज कितना होगा। अच्छा, व्हाट मस्ट बी द रेजिस्टेंस सो दैट, अच्छा इसका बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इसने बनाया क्वेश्चन को, बनाया हुआ है कि इसका बताओ कि वोल्टेज कितना होगा और सॉरी रेजिस्टेंस कितनी होगी, जबकि टोटल वोल्टेज ये दिया हुआ है 12, इधर रेजिस्टेंस दी हुई है और इधर का जो है हमें V1 जो है वो दिया हुआ है इज इक्वल टू 2। तो आप कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, तो इसके डिफरेंट तरीके से हो सकता है, आप किसी भी तरीके से इसको मालूम कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। पहले वही वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओ कि मिसाल तौर इसका वोल्टेज कितना होगा। अब मैं इसको मिसाल तौर आपको सॉल्व नहीं करवा रहा, मगर इसको आप प्रैक्टिस खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये अभी तक हम कहाँ चल रहे हैं, कंपोनेंट्स पढ़े थे, कंपोनेंट्स का फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने रेजिस्टर को उठाया और उसका सीरीज और पैरेलल में उसको हमने इस चीज को देखा। तो ये यहाँ पर जो है इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो इसके वैसे भी क्या है कि इसमें हमें क्या करना है, टोटल 12 है, 2 यहाँ पर है, तो इट मीन्स यहाँ पर कितना बनेगा 10 वोल्ट एज पर दी रूल के। तो ओवरऑल वोल्टेज जो होता है वो सब जितने भी लूप में कंपोनेंट्स होते हैं, जो टोटल वोल्टेज उनका सम अप होता है। अगर ये 2 है और इसका हमें नहीं पता और ये टोटल 12 है, तो इट मीन्स 12 माइनस 2 इज इक्वल टू जो भी बचेगा वो इस पे ड्रॉप हो रहा होगा। तो मुझे यहाँ का वोल्टेज मालूम हो गया। जब यहाँ का वोल्टेज मालूम हो गया तो आप इस तरीके से उससे पहले करंट मालूम कर लें। करंट मालूम करेंगे, जो करंट इसमें होगा वही यहाँ पर होगा, क्योंकि सीरीज का रूल ही यही है। और जब करंट मिल जाएगा तो उधर से आप जो है रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो ये जो है आपको इस तरीके से सर्किट में मैनिपुलेशन करनी होती है, डिफरेंट रूल्स को ध्यान में रखते हुए। जी उसामा, काफी लेट आए हैं आप। जी उसामा, बात क्लियर समझ में आ रही है बात या नहीं। ओके, अब जिस तरीके से हमने रेजिस्टेंस के डिफरेंट सर्किट में देखा कि किस तरीके से सीरीज और पैरेलल में उनका बिहेवियर होता है, इस तरीके से कैपेसिटर को हम पहले ही पढ़कर आए हैं, ये क्विक रिव्यू के लिए लिखा हुआ है। तो कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, टोटल सीरीज में क्या होगी, पैरेलल में क्या होगी, उनके वोल्टेज और करंट का क्या होगा। अब उस चीज को हम देखते हैं। तो कैपेसिटर है क्या चीज, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफील्ड। ठीक है, और ये एनर्जी जो है स्टोर करता है, रिलीज करता है, और एक फ्लैशिंग का एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ, जैसे एक फ्लैश होता है,
थोड़े टाइम के लिए उसमें एनर्जी स्टोर हुई और फ्लैश करता है, वो एनर्जी रिलीज़ करता है। इस तरीके से कैपेसिटर का एक कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटर का यूनिट क्या है? फैराड। मैं इसलिए क्विक चल रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी किया हुआ है हमारा सारा अच्छा खासा डिटेल व्यू, ठीक है? तो Q इज़ इक्वल टू CV, क्योंकि कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस होती है इन टर्म्स वोल्टेज और चार्जेस जो उसमें होती हैं उसका रेशियो होता है। अच्छा, अब कैपेसिटर जिस तरीके से मैं आपको अभी डिस्क्राइब कर रहा था, हमने इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को डिटेल में कवर कर रहे थे। अब हम कह रहे थे कि उस कंपोनेंट्स का जो कनेक्शन बनते हैं, जो एक जिसको हम कहते हैं सर्किट बनाते हैं एक लूप में, तो पहले हमने उसको कवर पूरा अभी तक मैंने कवर किया, वो सिर्फ रेजिस्टेंस को हमने देखा है कि रेजिस्टेंस सीरीज में क्या इम्पैक्ट करता है, पैरेलल में क्या करता है, उसका टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो रही है, सीरीज में टोटल कितनी हो रही थी, पैरेलल में कितनी हो रही थी। वही सेम कॉन्सेप्ट जो है आपके पास यहाँ पे पैरेलल में हो रहा है, कैपेसिटर्स में हो रहा है। इफ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, मतलब मैं अगर आपको कहूँ कि 2 कैपेसिटर्स उठाओ और उनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दो, ओवरऑल बताओ कि उसकी यहाँ पर मीटर से मेजर करो, टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटेंस होती है, ठीक है, अब इसको किस तरीके से निकाला हुआ है, पहले में पोटेंशियल Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है एक इंडिविजुअल कैपेसिटर का, ठीक है, और हर एक में कुछ ना कुछ चार्जेस होंगी, ठीक। अब इसका जो वोल्टेज इसको हमने नाम दिया V1, इसको हमने नाम दिया Q ओवर C1। अब दोनों में मिसालो सीरीज में क्या होता है, मैंने जिस तरह पिछले में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, सीरीज में आपके पास जो करंट जो होता है वो सेम होता है। जब करंट सेम होता है इट मीन्स के चार्जेस भी दोनों में सेम है आपके पास, तो चार्जेस सेम है तो उस वजह से दोनों का Q जो है वो सेम रखा हुआ है, मगर दोनों में वोल्टेजेस डिफरेंट होंगे। जब वोल्टेजेस डिफरेंट होंगे तो इसका नाम दिया हमने V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1, तो इसकी कैपेसिटेंस भी चेंज होगी। और इसका नाम ये दूसरे को हमने नाम दिया है V2 इज इक्वल टू QC ओवर C2, इसकी भी कैपेसिटेंस चेंज। जब वोल्टेज सीरीज में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जब सीरीज में वोल्टेजेस जितने भी होते हैं उनको ऐड करो तो वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ Q फॉर्म में जो भी लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पर अलग लिखे Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2, तो Q दोनों में कॉमन है क्योंकि करंट दोनों में सेम है, तो टोटल ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या होगी, ये फॉर्मूला। तो ये हमें मिला जब दो सीरीज में कैपेसिटेंस लगे हो तो उनकी ओवरऑल कैपेसिटेंस जो होगी वो ये होगी आपके सामने ये। अच्छा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, तो उसमें जो आपके पास जो करंट जो होता है पैरेलल में क्या होता है, वो टोटल करंट जो होता है सम अप होता है। तो इट मीन्स जो जहाँ पर जो चार्ज है और चार्ज और करंट का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज है दोनों ऐड होंगे, दो चार्ज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज क्या फॉर्मूला है हमारे पास, C1 C इंटू V, तो वो रिप्लेस करते जाए इंडिविजुअली यहाँ पर, तो आपके पास जो ओवरऑल मिली कैपेसिटेंस वो होगी C1 प्लस C2। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस जो है आपके पास जो जनरल फॉर्मूला बना वो बना ये एक हिसाब से आप नोट करें, ये जो रेजिस्टेंस के इनवर्स हो रहा है। रेजिस्टेंस जो होती है सीरीज में ऐड हो रही है और पैरेलल में उनका जो रिलेशन है 1 ओवर वाला है, और यहाँ पर पैरेलल में ऐड हो रही है और जो बाकी सीरीज में इनका रिलेशन है जो 1 ओवर फार्मूला वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप फार्मूले को प्रैक्टिस करिएगा, ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो फॉर्म क्वेश्चन किया हुआ इसको यहाँ पे पूरा किया हुआ। पैरेलल में क्या होगा, 5 फैराड है, पैरेलल में दोनों ऐड होंगे तो एक्चुअल में ये जो आपके सामने होगी कितनी बननी चाहिए, 5 फैराड की, बताओ, ठीक है। तो टोटल ये हो गया आपके पास ये। अच्छा, ये तीनों अगर इधर से देखें, ये पैरेलल नहीं सॉरी ये सीरीज में, तो सीरीज में कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला था, ये होता है, और इसको आपने कैलकुलेट किया तो 2.5 बना। जब पैरेलल में कनेक्टेड हो तो ये
आपके पास है कितना होगा, 8 हो जाएंगे। तो ये 5 5 10 ये जो है, ठीक है, कैपेसिटेंस जो होती है 8 हो जाती है। और यहाँ भी हमसे Q पूछा गया है, Q इज इक्वल टू C इंटू वी के फॉर्मूले के बराबर है। Q इज इक्वल टू C इंटू ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो कैपेसिटेंस जब आपको मिल जाएगी तो दो कैपेसिटेंस हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आप निकालेंगे तो दो ऐड करेंगे तो आपके पास सामने आ जाएगा। ये आ गया टोटल 10QC। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सीरीज में कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स को करने के बाद एक समरी ओवरऑल बनी, वो ये बनी, ठीक है। रेजिस्टर सीरीज में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ये पूरा अभी तक जितना भी हमने करके आए हैं वो उनके एक समाप्त किया हुआ है। दो रेजिस्टर्स जो है पैरेलल में क्या होते हैं, ये फार्मूला है आपके सामने, और कैपेसिटर जो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप के ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, सीरीज और पैरेलल। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अब देखेंगे। इसमें अभी हमारे पास ट्रबल शूटिंग वगैरह है यहाँ तक। ठीक है, तो अब हमने आज के लेक्चर में जो चीजें कवर की हैं, इंडक्टर को समझा है, इंडक्टर वोल्टेज करंट का रिलेशन समझा है, फिर इंडिविजुअल सर्किट को समझा, सर्किट क्या है, फिर सर्किट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम या सर्किट डायग्राम। फिर सर्किट्स में जो कंपोनेंट्स हैं, सर्किट के जो कनेक्शन है, दो टाइप के जो कनेक्शन, सीरीज और पैरेलल, उन दोनों के इंडिविजुअली सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में करंट का बिहेवियर क्या होता है, पैरेलल में करंट का बिहेवियर क्या होता है। इसी तरीके से एज ए इंडिविजुअली वोल्टेज और करंट दोनों में देखा, फिर एज ए कंपोनेंट रेजिस्टेंस और सीरीज कैपेसिटेंस, दोनों को इंडिविजुअली मैंने पूरा कवर करवाया। जी आपका नाम तो नहीं लिखा हुआ, नाम बताएंगे। गैलेक्सी नोट 5। जी नाम बताएंगे अपना। जी सर, जी सर, जी सर, मैं साबिर हुसैन बात कर रहा हूँ। अच्छा, काफी लेट आए। मैंने लेक्चर तकरीबन पूरा कवर कर लिया। आज का जो डिस्कस लेक्चर था वो पूरा डिस्कस कर लिया। आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक जो भी क्यूरीज हो वो पूछ सकते हैं, या ये रिकॉर्डेड लेक्चर में शेयर कर दूंगा। जी सर, थैंक यू सर। सर वो लाइट की प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता। अच्छा, कोई इशू नहीं है। लास्ट लेक्चर्स तक क्लियर है पूरी चीजें जो डिस्कस की हुई हैं? जी सर। ओके, गुड। अच्छा, तो ये जो मैंने अभी तक जो वाइंड अप किया है वो है कि सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट। सीरीज मतलब रेजिस्टर्स को और कैपेसिटर्स दोनों सीरीज में और पैरेलल में इनका पूरा बिहेवियर को डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेज है वो है इसमें प्रॉब्लम्स। अब मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा कहाँ से, जो हमने अभी तक जितने भी चीजें पढ़ी हुई है ना, अब उनके बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स करते आएंगे और फिर आगे लेक्चर्स को लेके चलेंगे। तो मैं अभी आता हूँ, एक प्रॉब्लम करवाता हूँ, तो उसको डिस्कस करते हैं और वो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है मुझे। अच्छा, जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो BL थराजा का बुक है, ठीक है। अगर आपको स्टडी करना है तो आप ज़रूर उसको फॉलो करते जाएं। उसके चीज़ें काफ़ी अच्छी लिखी हुई हैं और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं इसमें। वो सारी बुक्स शेयर्ड हैं ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे। गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है आपने? नो सर। अच्छा, कर लेना ज्वाइन। उसमें मैं रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, वरना फिर आप रिकॉर्डेड कहाँ पे सुन रहे हैं अभी तक? सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है उधर
हमारे सर एलएमएस ओपन नहीं हुआ तो इस वजह से फिर मैं क्लास नहीं ले पाया। अच्छा, मैं क्योंकि वो क्लासेस तो पिछले कोर्स 3, रजिस्टर नहीं हो रहा। ठीक है, पिछले 3 वीक से मैं ले रहा हूँ क्लासेस, तो सारी रिकॉर्ड लेक्चर जी वहाँ सर। पे हैं, तो ज़रूर सुन लीजिएगा। अच्छा, जी, जी, जी सर। अब मैंने लास्ट में ना लेक्चर्स में ऑलरेडी रेजिस्टेंस का डिस्कस किया हुआ है। रेजिस्टेंस बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली और डिटेल में डिस्कस हुआ है। तो लॉस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है कि ये डिस्कस हुई है, इनको रिवाइज कर रहा हूँ पॉइंट में। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो रेजिस्टेंस एक मटेरियल जो रेजिस्टेंस हमें जिसमें मिलती है उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो किस किस पे चीज पे डिपेंड करती हैं। उसकी लेंथ पे, मिसाल लो एक वायर है उसकी लेंथ कितनी है उस हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस वेरी हो रही होगी। अगर एक वायर 1 मीटर की है तो उसकी रेजिस्टेंस अलग होगी, और एक वायर बेशक सेम ही वायर हो अगर उसकी लेंथ अगर 10 मीटर है तो उसकी रेजिस्टेंस अलग होगी। ठीक है, तो ये जो लेंथ वाला जी फैक्टर है सर। वो मैटर करता है उस हिसाब से उसकी लेंथ के। इट वेरीज इनवर्सली इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मतलब जितना भी क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, आइडिया है? जिस तरीके से नो सर। एक मटेरियल है ना, मिसाल मैं वायर की बात कर लेता हूँ। जो वायर को लो तो वायर का जो जी। बिल्कुल फ्रंट जो होता है तो एक सर्किल जैसा नजर आता है ना, उसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। जो बिल्कुल ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक वायर सिलेंडर बना हुआ है। सिलेंडर का जो ये जो एरिया जहाँ पे ए लिखा हुआ है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जी, जी। इसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। या यूं कह लें कि जिस तरह हम घरों में टूटी होती है, पाइप होता है, पाइप का फ्रंट होता है जहाँ से ओपनिंग होती है जहाँ से पानी आ रहा होता है, तो वो क्या चीज होती है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, जितना पाइप मिसाल लो बड़ा होगा तो पानी जी, ज्यादा जी। फ्लो होगा जी उधर से। सर। तो सिमिलरली यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो है ना उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल जी कि सर। वो जो वायर या चीज किस चीज की मट्टी बनी हुई है, वो मटेरियल कौन सा। अगर मैं बात करूं मिसाल और वुड का बेशक छोटा ही क्यों ना हो, मगर उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी ऐसी है वो कभी भी करंट उससे फ्लो नहीं होगा, उसमें इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। उसके बरक्स फॉर सपोज में लोहा बेशक कितना भी मजबूत हो, कितना भी बहुत ज्यादा हो, मगर उससे थोड़ा भी करंट होगा ना, मिसाल लो माइनर भी करंट होगा ना, तो समहाउ फ्लो जरूर करेगा उससे। ठीक है, क्योंकि वो मटेरियल की जो नेचर ही ऐसी है। जी सर। ठीक है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर जो आपके मटेरियल का जो टेम्परेचर राइज होगा तो उसकी रेजिस्टेंस अलग होती है, और कम होगी तो उसकी रेजिस्टेंस अलग होगी। अब ये डिपेंड, हर मटेरियल की अपनी अपनी सेंसिटिविटी है। कोई एक मटेरियल में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज होती है, और कुछ ऐसे मटेरियल मिसाल लो उसकी थोड़ा बहुत ज्यादा चेंज भी टेम्परेचर हो जाए ना, तब भी उसकी रेजिस्टेंस पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, वो हर किसी का अलग अलग है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है। तो हर मटेरियल अपनी अपनी जगह अपनी प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो जो हमारा है वो ये है, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ठीक है, रो क्या है, ये हमारे पास मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। मैंने कहा ना मटेरियल, तो इस तरह ये एक्सपेरिमेंटली पहले बने बनाए टेबल्स में हमारे पास ऑलरेडी दी हुई हैं चीजें। ये देखो आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स की ना ये टेबल में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये जी, देखें, जी। एल्यूमिनियम की दी हुई है, इसी तरीके से जर्मेनियम, मर्क्यूरी, हर किसी की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वो क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी है, वो मेयर करके एक्सपेरिमेंटली वो टेबल्स बने हुए हैं, हमें उसमें वो ही फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर कहीं मिसाल लो लिखा हुआ नहीं वो वैल्यू, तो वो वहां पे कोई ना कोई मटेरियल का जिक्र किया होगा भाई, कि वायर कॉपर की है, वायर कार्बन की है, वो गोल्ड की बनी हुई है एंड सो ऑन। तो उससे मतलब हम टेबल से ये वैल्यूज पे डायरेक्ट खुद ही निकाल लेंगे कि रेजिस्टिविटी इसकी यही होगी। ठीक है, ये क्योंकि फिक्स टेबल्स हैं। इस तरीके से हर टेम्परेचर, जिस तरह मैंने कहा था ना कि जो टेम्परेचर डिपेंड तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कर रहा है, मगर जो हर टेम्परेचर पे कितनी चेंजेस आएगी वो हर मटेरियल की अलग अलग है। वो जो उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो भी आपके पास जो है टेबल बना हुआ है। टेबल में हर मटेरियल की कितनी रेजिस्टिविटी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उसकी चेंजेस में क्या फर्क पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये जो चीजें हैं ना, अगर मिसाल और हमें
प्रॉब्लम में ना भी दी हुई तो कोई इशू नहीं, हम इजीली खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला समझ में आ गया, ये बना बनाया फिक्स फार्मूला है। तो इसका मैं क्वेश्चन पहले करवाता हूं। एक क्वेश्चन क्या है कि एक कॉइल है जिसका जो कंसिस्ट 2000 टन्स ऑफ कॉपर, जिस तरीके से ना एक बंडल आपके सामने रखा हुआ है, कॉपर की वायर है जो 2000 टन्स ऑफ कॉपर है, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो कॉपर के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 0.8 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर है, और जो मीन लेंथ पर टन इज 80 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको कहूं एक टन में 80 सेंटीमीटर लगते हैं वायर के, तो बताओ टोटल 2000 टन्स में वायर की लेंथ कितनी लगेगी? आप क्या कहेंगे? साबिर साहब? जी सर 1800। कितना? मैं ये पूछ रहा हूँ एक टन में सर अगर एक 1800। कितना? 1800? कैसे कैलकुलेट किया 1800 आपके हिसाब है? जी कैसे? फॉर्मूला क्या सर है? आप अंदाजा लगाया। नहीं ना, तुक्का ना लगाए ना, ये तो अं- गलत बात है ना। आप तुक्के नहीं लगाए, अप्रोच देखिए भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं कह रहा हूँ कि एक टन में 80 सेंटीमीटर लगते हैं, और बता दो 2000 टन में कितना लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2000 को मल्टीप्लाई कर दो उसके से 0.8 से, क्योंकि एक वायर में इतना जी लग रहा जी है, तो यही फॉर्मूला है। तो 0.8 से 2000 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको कितना मिल गया? उस बंडल की पूरी लेंथ मिल गई। ये एक तरीका है। मिसाल लो अगर आपको जी जी कोई इस तरह बंडल की लेंथ मालूम करनी हो तो एक तरीके से आप कर सकते हैं कि देखें कि एक टन में कितनी लेंथ लग सर रही है। ये 1600 बन रहा है। जी 1600 जी 1600 ये आपके सामने लिखा हुआ है। 1600। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब ये जी सर। 1600 हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है, एज इक्वल टू 0.8 मिलीमीटर। ठीक है, और मिलीमीटर को इसमें जी सर। मीटर्स में करेंगे तो ये बन जाएगा इंटू 10⁻⁻6 बन जाएगा। और मटेरियल कौन सा है? जी जी कौन सा है मटेरियल? यहाँ पे जिक्र कौन सा हुआ है? ऊपर। कॉपर। अब जिस तरह मैंने कहा था, अब यहाँ पे हमें ना परमिटिविटी उसको नहीं दी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल नहीं बताया हुआ, मगर कॉपर बताया हुआ है। तो टेबल से हम देखेंगे तो कॉपर के जो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो ये है। तो एज पर द फार्मूला R 2.0। इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो रो की वैल्यू ये है 0.02 इंटू 10⁻⁻6, ये कॉपर की, मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी हमने निकाली 1600, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है हमारे पास? 0.8। ठीक है, 0.8। 0.8 ऑलरेडी दिया हुआ है, 0.8 इंटू 10⁻⁻6। फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 40 ओम रेजिस्टेंस। मतलब ये जो 2000 ओम की 2000 टन की जो 40। मटेरियल है आपके सामने, वायर है, इसकी जो रेजिस्टेंस होगी 2000 पे टन्स पर, वो होगी 40 ओम। ठीक है, और हाँ उसमें पावर एब्जॉर्ब कितना होगा? जी 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 सर। पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज सर इक्वल टू, ये 110। नहीं, P इज इक्वल टू V इंटू आई। और पावर का 3 फार्मूले हैं, P इज इक्वल V इंटू आई, V स्क्वायर इज इक्वल टू R, और तीसरा है आई स्क्वायर इंटू R। ये तीनों पावर के फार्मूले हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसने वो बताया हुआ है, क्या कहते हैं कि जी सर। वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमने मालूम कर दिए, तो इट मीन्स हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो V स्क्वायर ओवर R, तो इसको V स्क्वायर ओवर R से मालूम करेंगे, तो V कितना दिया हुआ है 110, तो 110 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो हमें पावर मिला 302.5 वाट। तो इतना पावर जो है ये वायर कंज्यूम करेगी जब 110 वोल्टेज इसको दिया जाएगा। बात समझ में आई?
सर। और ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, ये क्या कहते टेस्ट में, डिफरेंट जी, जी टेस्ट सर। में आते रहते हैं। ये क्यों इंडियन बुक है, तो वो अपने हिसाब से पुणे यूनिवर्सिटी का कोई उन्होंने बताया हुआ है। मगर अभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी अगर सर, मैं आपसे एक बात जी, जी। जी, जी सर। सर मैं जी, जी, बोलें, बोलें। आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। सर ये अभी आप हमें असाइनमेंट्स और क्विज़ तो नहीं दे रहे ना? अभी नेक्स्ट वीक से वो आ जाएँगे, क्योंकि असाइनमेंट्स और आप क्विज़ तो नहीं दे रहे ना अभी आप हमें? अभी नेक्स्ट वीक से आएँगे इंशाल्लाह। मैं वो बताऊँगा, ग्रुप में पहले ही बता जी सर। दूँगा, कुछ दिन पहले ही। सर अभी हम लोग अभी कोर्स रजिस्टर कर रहे हैं ना, तो वो कोर्स रजिस्टर ही नहीं हो रहा। ये देख लें, इस वजह से कोऑर्डिनेटर से प्रॉब्लम राब्ता आ रही कर है। लें, उसको कर लें मामला क्लियर। फिर लेक्चर्स को सुनते जाएँ, गूगल क्लासरूम को ज़रूर जॉइन करें। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ना वो सारे लिंक्स शेयर किए हुए हैं। तो ज़रूर करें उधर, ये अपनी लर्निंग ना रोकें। ये मामला क्लियर हो जाएँगे और अपना लर्निंग को फॉलो में रखें। ठीक है? तो आज के लेक्चर में जी, मैं यहाँ पे एंड कर जी रहा सर। हूँ, और ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ उस पे गूगल क्लासरूम में, आज की भी इंशाल्लाह। तो ओवरऑल ये जो कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर पढ़ें और समझें, और जहाँ पे भी जो क्यूरी हो ग्रुप में उसी टाइम मुझे पूछ लिया करें, मैं ज़रूर इंशाल्लाह उस क्यूरी को आपको डिस्कस ज़रूर करूँगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड है। अगर कोई जी सर। क्यूरीज हो तो डिस्कस कर लेते हैं, नहीं मैं वाइंड अप करता हूँ। क्लियर है? ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर। जी सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।